सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे शब्दों के प्रकार। हम लोगों ने वर्णमाला में सबसे पहले स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, व्यंजन के प्रकारों को देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने शब्द स्टार्ट किया और शब्द में हम लोगों ने व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ लिए। अब इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार देखेंगे, इतिहास के आधार पर किस तरीके से शब्दों को डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जितने भी प्रकार हैं, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली पूरा शब्द टॉपिक को पढ़ करके खत्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकारों को। दोस्तों, अर्थ के आधार पर जो शब्दों के प्रकार होते हैं वह यहाँ निम्नलिखित प्रकार के हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं इनको पढ़ाने से पहले कि जितने भी यहाँ पर आप हिंदी भाषा के जितने भी व्याकरण के चीजों को आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये आपके बहुत बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि यही सारी चीजें आपको यूपी टेट में भी देखने को मिलेंगी, सुपर टेट में भी देखने को मिलेंगी। और एक तरीके से आप जानिए यहाँ पर पूरा आप हिंदी भाषा अच्छी तरीके से तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे पहले आप देखिए सार्थक शब्द। सार्थक का मतलब ही होता है ऐसे शब्द जिनका कुछ मीनिंग निकलता हो या जिनका कुछ अर्थ होता हो। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि खाना, सोना, बैठना, उठना, चलना आदि, यानी कि ऐसे शब्द जिनकी कोई मीनिंग निकलती हो। अब इसके बाद देखिए है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई उद्देश्य या अर्थ ना निकले उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि पानी के साथ वाणी, चाय के साथ वाय, ये सब क्या होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे बैठना, इस तरीके के जो हम शब्द बोलते हैं, जैसे कि पानी के साथ वाणी कभी कभी मुख से निकल जाता है, चाय के साथ वाय निकल जाता है। तो इस तरीके से ये जो वाणी है, वाय है, ये सब क्या है, निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक क्या है, पानी, चाय, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए एकार्थी शब्द क्या होते हैं। एकार्थी शब्द, ये शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, जैसे कि पुस्तक, घर, गाय आदि। इसके बाद अनेकार्थी शब्द आते हैं। अनेकार्थी शब्द में क्या होता है, जिन शब्दों में एक शब्द के अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं, जैसे कि अतिथि, साधु, मेहमान, यात्री, अमृत, हार या हरि, यानी कि ऐसे शब्द जिन शब्दों में से एक शब्द के अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं, जैसे कि अतिथि, मेहमान, ये सब क्या है, एक ही शब्द के या एक ही शब्द से कई सारे अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं। क्योंकि अतिथि का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बिना तिथि बताए आ जाए, उसे हम अतिथि कहते हैं। तो इस तरीके से। और मेहमान, आप देखिए एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। अतिथि को ही हम मेहमान भी कह सकते हैं, रिश्तेदार या रिलेटिव, बहुत सारी चीजें हैं। अब इसके बाद देखिए विलोम शब्द। विलोम यानी कि अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स आप लोगों को पता ही होगा, एक्सप्लेन करने की तो जरूरत ही नहीं है। जो शब्द उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि आदि, अंत। आदि मतलब होता है प्रारंभ, अंत मतलब समाप्ति। सत्य, असत्य, यश, अपयश, सुख, दुख, निम्न, उच्च, जीवन, मरण, उचित, अनुचित, अनुराग, विराग, ये सब क्या है, विलोम शब्द हैं। तो जो शब्द उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स। इसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस प्रकार के शब्दों के अर्थ में समानता होते हुए भी सूक्ष्म विविधता होती है, यानी विभिन्न परिस्थितियों, घटनाएं, विशेषताएं, प्रयोग आदि के आधार पर भिन्न भिन्न नाम रखे जाते हैं जो एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं। जैसे कि हम कमल को क्या कहते हैं, जलज, सरोज, नीरज, अरविंद, पंकज आदि।
ठीक है, तो कमल के इतने सारे नाम हो गए। अब जहां पर हमको जैसा सुटेबल लगता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको रख लेते हैं। फिर पानी को हम जल, नीर इन नामों से जानते हैं। आंख को हम नेत्र, लोचन, नयन, दृग आदि के नाम से जानते हैं। आकाश को हम नभ, गगन, अंतरिक्ष, शून्य के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से एक ही शब्द के कई सारे पर्याय होते हैं या कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इस तरीके से जो पर्यायवाची शब्द होते हैं आपने देखा कि इनके अर्थ में समानता होती है और यह परिस्थितियों को, घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कहाँ पर किस तरीके का हमें कौन सा पर्यायवाची शब्द यूज करना है इसका ध्यान रखना होता है। दोस्तों इसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द आप लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे समान प्रतीत होने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो बिल्कुल समान प्रतीत होते हैं। तो आप देखिए वे शब्द जो प्रतीक अर्थ रखने वाले होते हैं, थोड़ी सी भिन्नता से उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि अनल और अनिल। तो अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है वायु। योग, योग, एक योग को हम जोड़ कहते हैं और ये एक योग को हम मिलान कहते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं ये अक्सर आप देखिए बिल्कुल सेम दिखते हैं, बहुत कम अंतर होता है इनमें, लेकिन इनका अर्थ बहुत ज्यादा परिवर्तनशील होता है, या फिर ये कहें कि अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो आप देखिए एक योग का मतलब जोड़ हो गया या ऐड करना, प्लस इसके बाद योग मिलान को भी हम कहते हैं। फिर देखिए राज, एक राज का मतलब हो गया रहस्य और एक राज्य का मतलब हो गया प्रदेश। तो इस तरीके से राज और राज्य आप देखिए कितना कम कम डिफरेंस है, लेकिन यही डिफरेंस यहाँ पर देखिए बिल्कुल दोनों का अर्थ बिल्कुल डिफरेंट कर दे रहा है। इसके बाद देखिए भाग्य और भाग। तो भाग्य मतलब क्या होता है, किस्मत, और भाग मतलब हिस्सा लेना या भाग जाना, ये भी इसका अर्थ होता है। तो इस तरीके से जो समान प्रतीत होने वाले शब्द हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनल, अनिल, योग, योग, राज, राज्य, भाग, भाग, भाग्य या भाग्य, भाग। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ऐसे शब्द जो बिल्कुल समान प्रतीत होते हैं लेकिन इनके अर्थ में क्या होता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। अब इसके बाद अभी आप लोगों ने देख लिया कंप्लीटली अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अब हम प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। प्रयोग या विकार के बाद हम अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं शब्दों के प्रकार या शब्दों के भेद। देखिए दोस्तों, प्रयोग या विकार के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो पहले हम विकारी शब्दों के विषय में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अविकारी शब्द, यानी कि जो विकार के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्दों को बांटा गया है वह दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम विकारी शब्दों को पढ़ेंगे, फिर अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे। विकारी शब्दों का मतलब क्या होता है, वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों जो विकारी शब्द होते हैं ये लिंग यानी कि स्त्री पुरुष, वचन, एक वचन, बहुवचन, कारक आदि के अनुसार ये बदल जाते हैं। जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, एक व्यक्ति की बात हो रही है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अगर इसी का लिंग हम चेंज कर दें लड़की, तो यहाँ पर किस तरीके से हो जाएगा, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। अगर एक लड़का बोलेगा तो क्या बोलेगा, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। एक लड़की बोलेगी तो मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। तो रहा हूँ क्या हो गया, रही हूँ हो गया। तो इस तरीके से लिंग, वचन और कारक का प्रभाव जिन भी शब्दों पर पड़ता है वे विकारी शब्द होते हैं। अब देखिए अगर इसको हम बहुवचन में कर दें, वचन इसका वचन बहुवचन में कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, वे सब पुस्तकें पढ़ रहे हैं, वे सब पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए पुस्तक का क्या हो गया, पुस्तकें हो गया और यहाँ पर रहे हैं हो गया। तो इस तरीके से देखिए वचन क्या हो गया, बदल गया। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इन सभी की परिभाषाएं अच्छे से याद होंगी। ये जितनी भी परिभाषाएं हैं संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सभी की परिभाषाएं या इन सभी की डेफिनेशन आप सभी को अच्छे से पता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, पुस्तक, कुत्ता, आगरा, दिल्ली।
गंगा। किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसके बाद सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, तो उन्हें हम सर्वनाम शब्द या प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, मैं, तुम, वह, यह, हम आदि। फिर विशेषण। विशेषण शब्दों का काम क्या होता है? विशेषण का मतलब ही होता है विशेषता बताने वाले शब्द। तो ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण होते हैं। जैसे कि नीला, पीला, मोटा, पतला। नीला कोई कपड़ा हो सकता है, कोई वस्तु या कोई जानवर हो सकता है नीले कलर का। और इसके अलावा पीला, मान लीजिए किसी ने पीला वस्त्र पहना है, मोहन ने पीला वस्त्र पहना है। तो इस तरीके से हम क्या बताते हैं, किसने कौन सा कलर पहना है, कौन किस तरीके से कौन पतला है, कौन मोटा है। हम क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की, यानी कि संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसमें? विशेषण में। तो ये नीला, पीला, मोटा, पतला आदि ये सब क्या है? विशेषण है। इसके बाद देखिए क्रिया। क्रिया वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। सबको पता है, खाना, पीना, जाना, गाना, रोना आदि क्या है? ये सब क्रिया है। ठीक है, तो ये सब क्या है? विकारी शब्द है। याद रखिएगा, ये क्या क्या होते हैं? ये लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और कारक के अनुसार इनका रूप परिवर्तित होता है, इसीलिए ये विकारी शब्द है। तो ये चारों को आपको याद रखना है, ये क्या है? विकारी शब्द है, इनका रूप परिवर्तन हो सकता है। अब चलिए इसके बाद हम देखेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। एग्जाम में अगर अव्यय शब्द आ गया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे अव्यय किसे कहते हैं या अविकारी शब्द किसे कहते हैं, दोनों का आंसर एक ही होगा। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, अरे हाँ, किंतु, कब आदि। यानी कि ये शब्द चाहे लिंग बदल जाए या लड़की से लड़का हो जाए, चाहे वचन बदल जाए, एक वचन की जगह बहुवचन हो जाए, लेकिन ये अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि राम धीरे धीरे चलता है, उसकी जगह पर हम सीता कर दें, राम की जगह पर सीता धीरे धीरे चलती है। तो धीरे धीरे जो वर्ड है ना, ये कभी नहीं चेंज होगा। इसी प्रकार किंतु, अरे हाँ, ये सब कभी नहीं चेंज होंगे। तो इनको अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय यानी कि ये व्यय नहीं होते हैं, खर्ची नहीं होते हैं। तो अविकारी शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 4 प्रकार के। अभी आप लोगों ने देखा है जो विकारी शब्द होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और यहाँ भी देखिए अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो अविकारी शब्द में सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया विशेषण। 4 प्रकारों में सबसे पहले क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। तो क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। मानसी धीरे धीरे चल रही है, तो ये धीरे धीरे किसकी विशेषता है? चलने की ना। किस तरीके से चल रही है? चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो चलना क्या हो गया? क्रिया, और चलने की विशेषता धीरे धीरे। तो इस तरीके से यह क्रिया विशेषण शब्द हो गया। यह धीरे धीरे बिल्कुल नहीं चेंज होगा। इसके अलावा संबंध बोधक। इसके बाद आता है संबंध बोधक। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध प्रकट करें उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि ऊपर, नीचे, समीप, पास आदि। इन शब्दों को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये संबंध बोधक शब्द हो गए। इसके बाद समुच्चय बोधक शब्द आते हैं। जो अविकारी शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों अथवा दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि और कैसे जुड़ेगा? राम और श्याम बाजार गए। राम और श्याम को क्या किया? इस और ने जोड़ दिया। फिर तथा, परंतु, किंतु आदि ये सब समुच्चय बोधक शब्द हैं। यह क्या करते हैं? किन्हीं दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो वाक्य खंडों को आपस में जोड़ देते हैं। इसके बाद आता है विस्मय बोधक शब्द। तो विस्मय बोधक शब्द चलिए देख लेते हैं। जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, क्रोध, तिरस्कार आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे हाय, वाह वाह, छी छी, यानी कि घृणा, आश्चर्य, शोक, हर्ष, ये सभी वर्ड जहां पर भी आते हैं वहां पर विस्मयादि बोधक शब्दों का ही प्रयोग होता है, या ऐसे सेंटेंसेस विस्मयादि बोधक शब्दों से ही बनते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर आपने 4 प्रकार देख लिए अविकारी शब्दों के, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस तरीके से आपने विकारी और अविकारी शब्दों को भी पढ़ लिया, प्रयोग के आधार पर आपने देख लिया शब्दों के प्रकार। अब हम इसके बाद लास्ट जो प्रकार है, लास्ट भेद है शब्दों के प्रकार का, वह है इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर। ये पूरी तरीके से याद करने वाला है। एक चीज जान लीजिए दोस्तों, तद्भव तत्सम शब्द आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कौन सा शब्द विदेशी है, विदेशी शब्दों का तात्पर्य है कौन से शब्द ऐसे हैं जो दूसरे देशों की भाषाओं से लिए गए हैं, जिनको हमने अपनी भाषा में अपना लिया है। तो ये जो 2 चीजें मैंने आपको बताई, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सिर्फ यूपी टेट में ही नहीं, सुपर टेट में भी पूछा जाएगा, और जो आपका एग्जाम है ये 4th सेमेस्टर का, इसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इनको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रकार है इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा की शब्दावली की उत्पत्ति के अनेक स्रोत हैं। कुछ शब्द संस्कृत के, कुछ संस्कृत से थोड़ा बदलकर तथा कुछ विदेशी भाषा के शब्दों को सम्मिलित किया गया है। किसमें? हमारी हिंदी भाषा में। इन शब्दों की इस उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को निम्न भागों में विभाजित किया गया। तो सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो होते हैं ये जैसे के तैसे ही प्रयोग होते हैं हिंदी भाषा में। इनको हमने संस्कृत से उठाया है और हिंदी में ला करके सेम वैसे ही रख दिया है, कोई परिवर्तन नहीं। तत्सम जैसे का तैसा, कोई चेंज नहीं। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जिनको संस्कृत भाषा में से ज्यों का त्यों ही ले लिया गया है। ये संस्कृत के शुद्ध या अधिकृत शब्द हैं, जैसे कि जल, विद्या, नर, गगन, पवन, पुरस्कार। यानी कि जो तत्सम शब्द होते हैं इनको संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में ले लिया गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसे ही संस्कृत भाषा में ये शब्द थे वैसे ही हिंदी में भी प्रयोग हो रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि तत्सम शब्द प्योर संस्कृत शब्द होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। तो तत्सम शब्द यानी कि शुद्ध रूप होता है शब्दों का। अब इसके बाद तद्भव शब्द आते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द होते हैं, लेकिन उनका बिगड़ा हुआ रूप होता है हिंदी भाषा में। तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तित हो चुका है। संस्कृत के शब्दों का विकृत या विकसित रूप तद्भव शब्द कहलाता है। यानी कि संस्कृत भाषा में से हमने उस शब्द को लिया, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर उसको विकृत करके हमने हिंदी भाषा में लिया, सेम टू सेम नहीं लिया इस बार। तो तद्भव शब्दों को हम अशुद्ध शब्द भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होते हैं। तो देखिए तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। जीव क्या है? जीव यह है तद्भव शब्द, और यह संस्कृत भाषा के जिह्वा से लिया गया। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? जिह्वा हो गया, लेकिन हमने जिह्वा को बोलते बोलते क्या बोलना शुरू कर दिया? जीव बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद देखिए कृष्ण, यहाँ पर तो कृष्ण शुद्ध शब्द था, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया? बोलते बोलते कन्हैया बना दिया, कृष्ण को कन्हैया। तो इस तरीके से कृष्ण से कन्हैया ये क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। फिर सर्प, सर्प था संस्कृत भाषा में, इसको हमने हिंदी भाषा में सांप बना दिया, तो ये क्या हो गया? विकृत रूप हो गया। कर्ण था, कर्ण को हमने हिंदी भाषा में तद्भव रूप में कान बना दिया। यानी कि अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कह सकते हैं कि अपनी सुविधा के हिसाब से हमने क्या किया? इन शब्दों का रूप ही परिवर्तित कर दिया, अशुद्ध रूप में ही इनको हम प्रयोग करने लगे या तद्भव रूप में ही प्रयोग करने लगे। घृत शुद्ध शब्द था, इसको हमने घी बना दिया तद्भव में। फिर दुग्ध था, इसे दुग्ध को हमने बहुत आसान करके दूध बना दिया, किसमें? तद्भव शब्द में। फिर हस्त था, हस्त को हमने हाथ बना दिया। यानी कि हमने संस्कृत भाषा को क्या कर दिया? विकृत कर दिया, और उस विकृत रूप को ही आज हमने अपना लिया है, और हम इन्हीं बातों या इन्हीं शब्दों को हम अपने आम जीवन में प्रयोग में लाते हैं। अब इसके बाद आते हैं देशज शब्द। उम्मीद करती हूँ कि आपको तत्सम शब्द और तद्भव दोनों समझ में आए होंगे। तत्सम शब्द सेम टू सेम संस्कृत से हिंदी में उठा लिए गए हैं, और तद्भव संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते उनका रूप परिवर्तित हो गया है, उनमें बहुत सारी विकृति आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझ लिया। अब यहाँ पर जो अगला है हम पढ़ने वाले हैं शब्द, वह है देशज शब्द। तो देशज शब्द का मतलब क्या होता है? देशज शब्द उन्हें कहा जाता है जिनकी व्युत्पत्ति का पता ना चल सके, किंतु इतना ज्ञान हो कि इनको ना तो तत्सम
तद्भव और न ही विदेशी कहा जा सकता है। जिन शब्दों का विकास देश में ही हुआ हो वह हिंदी भाषा क्षेत्र एवं हिंदी भाषा क्षेत्र के लोगों के संपर्क के कारण बहुत से शब्द हिंदी में आ गए हैं। दोस्तों, हमारा जो देश है इसमें आपको पता है, हमारा देश भारत, इसमें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल भाषा, उड़ीसा में उड़िया भाषा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलग-अलग भाषाओं, ओडिसी भाषा, इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। तो इस तरीके से बंगाल में बंगाली भाषा। तो हमारे देश में यानी कि ऐसे राज्य जहां पर हिंदी बोली जाती है और ऐसे राज्य जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, जब आपस में इन लोगों का संपर्क हो, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वो चला गया बंगाल में रहने, तो उसे बंगाली भाषा की जो चीजें समझ में आई, वह जब वहां से वापस आया बंगाल से नौकरी के बाद, तो वह अपने राज्य में उसने उस भाषा को बोलना शुरू कर दिया, या उन कुछ शब्दों को जो उसे वहां आसान लगे वह यहाँ लेकर के चला आया। तो इस तरीके से जो देशज शब्द है, देशज का मतलब क्या, देशी, यानी कि अपने ही देश के हैं लेकिन वो भिन्न भिन्न राज्यों से लाए गए शब्द हैं जिनको हमने अपना लिया है। तो आप देखिए ऐसे बहुत सारे शब्द, जैसे कि बंगला से आए शब्द गल्प, यानी कि बंगाल से आया हुआ है। इसके अलावा उपन्यास भी बंगाल से आया हुआ है। एवं मराठी से आए हुए शब्द हैं चालू, बाजू, ये सब महाराष्ट्र से आए हुए शब्द हैं। इसके अलावा चिड़िया, रोटी, दाल, नटखट, ये सभी क्या हैं, देशज शब्द हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद विदेशी शब्द हम पढ़ेंगे। विदेशी का मतलब जो अपने देश के शब्द ना हो, जो दूसरे देशों की भाषाओं के शब्द हों, लेकिन उन शब्दों को हमने पूरी तरीके से अपने देश की भाषा में अपना लिया हो। तो चलिए देखते हैं। विदेशी शब्द उन्हें कहा जाता है जो बाहर से आए हैं। हमारे देश में अंग्रेजों एवं मुसलमानों का राज रहा है। उनके संपर्क के फलस्वरूप बहुत विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ गए हैं। वे शब्द जिन्हें हमने विदेशी भाषा से ग्रहण किया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। तो आप देखिए, फारसी भाषा के शब्द दुकान, चाकू, अदालत, ये फारसी भाषा के शब्द हैं, फारस से आए हुए हैं। दुकान, चाकू, अदालत। फिर अरबी भाषा के शब्द अरब से आए हुए हैं, हकीम, सिफारिश, इमारत। फिर तुर्की भाषा के शब्दों में अलमारी, कालीन, दरोगा, तोप आदि। फिर पश्तो भाषा के शब्द या पश्तो भाषा के शब्द, तो पश्तो भाषा के शब्द में पठान आया है। फिर पुर्तगाली भाषा के शब्दों में मेज, कमरा, गोदाम, गिरजा आया है। इसके बाद अंग्रेजी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? अंग्रेजी भाषा के तो बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम लोगों ने अपना लिया है। चूंकि अंग्रेजों का शासन भी लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश में रहा था, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश के जो हमने अपनी रोजमर्रा की लाइफ में यूज में लाना शुरू कर दिया है। तो देखिए, रेडियो, रजिस्टर, स्टेशन मास्टर, ट्रेन, बहुत सारे जो वर्ड हैं जिनको हम अपनी हिंदी भाषा में यूज करने लगे हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रांसीसी भाषा के शब्द कारतूस। तो ये जो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, इसमें ढेर सारे और भी एग्जाम्पल हैं दोस्तों। ये यहाँ पर जैसा कि मैंने तीन चार शब्दों को केवल बताया है हर एक भाषा से आए हुए। तो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप यूपी टेट की तैयारी करेंगे, सुपर टेट की तैयारी करेंगे, तो मैं इन सभी को बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, अर्ध तत्सम शब्द किसे कहते हैं? अर्ध तत्सम शब्द, अभी आप लोगों ने देखा कि जो तत्सम शब्द होते हैं वे बिल्कुल क्या होते हैं? संस्कृत के होते हैं। और तद्भव क्या होते हैं? हिंदी के होते हैं। अब ये जो अर्ध तत्सम होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों? ये इन दोनों के मिले हुए रूप होते हैं। किसके? तद्भव के और तत्सम के आपस में मिले हुए रूप होते हैं। ना तो उन शब्दों को हम पूरी तरीके से तत्सम कह पाएंगे, ना तो पूरी तरीके से तद्भव, यानी कि ये बीच के शब्द होते हैं। ना तो इन्हें हम पूरा शुद्ध रूप कह सकते हैं, ना तो पूरा अशुद्ध रूप कह सकते हैं। जैसे कि कृष्ण, कृष्ण क्या है? यह संस्कृत शब्द है, बिल्कुल शुद्ध है। कृष्ण को हम अगर हमने कन्हैया कह दिया तो ये हो गया तद्भव।
लेकिन अगर हमने कृष्ण को किशुन या किशन बुलाना शुरू कर दिया तो यही हो जाएगा अर्ध तत्सम शब्द। ये शब्द तद्भव और तत्सम के बीच में आते हैं। इस वर्ग के शब्दों का उल्लेख बहुत से भाषावेत्ता जैसे कि गिरीशरण चटर्जी तथा धीरेन्द्र वर्मा करते हैं। तो कृष्ण का हमने किशुन या किशन कर दिया तो यह क्या हो गया, यही हो गया अर्ध तत्सम शब्द, क्योंकि कृष्ण का तो हमने कन्हैया कर दिया है तद्भव। तो कृष्ण और कन्हैया के बीच में किशुन या किशन अगर कोई बुलाता है तो यह हो गया अर्ध तत्सम शब्द। अब इसके बाद आते हैं द्विज या संकर शब्द। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दो भाषाओं के सम्मिश्रण से बने शब्दों को द्विज या संकर शब्द कहा जाता है, जैसे कि डबल रोटी, डबल और रोटी। डबल इंग्लिश भाषा है, अभी आपने देखा, और रोटी देशज शब्द है। तो इस तरीके से दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के जो बना हुआ शब्द होता है वह संकर शब्द कहलाता है। शीतला बक्ष, यह भी एक संकर शब्द है। इसके बाद देखिए अनुकरणात्मक शब्द। वे शब्द जिनका निर्माण पशु पक्षियों की ध्वनियों के अनुकरण से किया जाता है, जैसे कि टप टप। टप टप का मतलब पानी जब गिरता तो टप टप गिरता, उससे एक ध्वनि निकलती है टप टप की। म्याऊ म्याऊ, ये किसकी ध्वनि है? यह बिल्ली की ध्वनि है। तो बिल्ली जिस तरीके से बोलती है उसी को हमने क्या कर लिया है, उस तरीके से हम भी जब किसी बच्चे को बताना तो हम यही बताते हैं किस तरीके से बिल्ली बोलती है, किस तरीके से कुत्ता बोलता है। तो यह क्या हो गए, अनुकरणात्मक शब्द हो गए। फिर देखिए भौं भौं, काव काव। तो भौं भौं कुत्ता बोलता है, काव काव कौवा करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने आज की इस वीडियो में पूरा शब्द खत्म कर लिया और मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोगों को जितने प्रकार यहाँ पर मैंने बताए सभी समझ में आए होंगे। आप इनको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के लिए आपको पीडीएफ हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर मिलेगी। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे देती हूँ। लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और सिंपली प्ले स्टोर पर जा करके भी आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको 4th सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको 4th सेमेस्टर के सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करना मत भूला करें अपने कॉलेज फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में। और वीडियो के आने से पहले ही अगर आप शेयर कर दिया करेंगे तो आपके क्लास के ही आप ही के साथ के प्रशिक्षु भाई बहन आपके साथ ही पढ़ेंगे क्लास में, तो पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक हमने दे रखी है। हर विषय को आप पढ़िए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाइएगा अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट जरूर करिएगा। आपके लिए रेगुलर वीडियोज हम लेकर के आते रहेंगे, बस आप लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें रेगुलर प्रोत्साहित करते रहा करें और अपनी समस्याओं से भी अवगत कराते रहा करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।